हनी का मतलब शहद होता और ट्रैप का मतलब किसी को फांसना, एक तरह का जाल। ट्रैप करना मतलब जाल बिछाना। और ये हनी ट्रैप यूं ही नहीं बन गया, असल में ये पहले कभी इसका इस्तेमाल किसी और चीज़ों के लिए किया जाता था। जानवरों को और बाकी चीज़ों को जाल में फंसाने के लिए उस शहद का इस्तेमाल होता था और उस शहद की वजह से सारा जाल बिछ जाता था और जिसको फंसाना है वो फंस जाता है। तो वहीं से ये शुरू हुआ। बाद में हनी ट्रैप लड़कियों के लिए इस्तेमाल होने लगा। अगर किसी केस में किसी को फंसाना है, और ये हनी ट्रैप अमूमन बड़े बड़े बिजनेसमैन, जासूस, एजेंसियां, फोर्स, इनके लिए बड़ी कारगर साबित होती हैं। दुनिया की शायद ही कोई खुफिया एजेंसी हो जो हनी ट्रैप का इस्तेमाल ना करती हो। मोसाद ने तो इसका भरपूर इस्तेमाल किया, और मोसाद दुनिया की सबसे नामचीन खुफिया एजेंसियां हैं। कहते हैं उसके बहुत सारे ऑपरेशन तो सिर्फ हनी ट्रैप की वजह से ही कामयाब हो गए। मैं आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक कहानी आपको मैं शायद सुना भी चुका हूं, इसी सिर्फ उसका हवाला देता हूं। कैसे एक मोसाद, जब इजराइल में न्यूक्लियर प्लांट की बात चल रही थी कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, लेकिन इजराइल ने कभी इसका वो कहा नहीं कि हाँ हम बना रहे हैं, ना कभी ये कहा कि नहीं है। तो उसी दौर की बात है, 1986 की। एक शख्स था जो इंग्लैंड में BBC के दफ्तर पहुंच गया और उसने जाकर कहा कि मेरे पास पूरे दस्तावेज और सबूत है, एविडेंस के साथ, कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अब अखबार के लिए बड़ी खबर थी, लेकिन ये था कि ये पता नहीं बंदा सही भी है कि नहीं है। उस बंदे का नाम था मोर्डेकाई वानुनु। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो कंफर्म करते हैं। तो BBC की एक रिपोर्टर की टीम बनाएगी कि उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन उसको चेक करो सही है कि नहीं। और अब ये भी था कि इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट के या न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में वो खबर दे रहा है तो उसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो फिर BBC की टीम ने उसको एक ख़ास सेफ हाउस में रखा ताकि उसकी जान को ख़तरा ना हो, और वो वहीं रहता था। फिर कुछ दिनों के बाद वो अकेले रह कर बोर हो गया, तो उसने कहा कि मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ, जर्मनी जाना चाहता हूँ। तो फिर टीम ने कहा कि ठीक है जाओ। वो जर्मनी पहुँचता है। जर्मनी में एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है और वो फिर उसी के साथ होटल में रहता है, उसके साथ घूमता है, फिरता है। और आखिरकार एक रोज़ पता चलता है कि उस शख्स को मोसाद की टीम ने उठा लिया और उसको इजराइल ले गए। फिर वहाँ पर उस पर मुकदमा चलता है और वो सालों तक जेल में बंद रहता है। जो बाद में सामने चीज़ें आई वो ये थी कि जर्मनी में जो लड़की मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि एक मोसाद की एजेंट थी, और वो हनी ट्रैप कर रही थी। और किसी तरह से मोसाद को ये खबर मिल चुकी थी कि इजराइल के न्यूक्लियर प्लान के बारे में ये शख्स मीडिया में जा रहा है और सबूत देगा। और उस लड़की का नाम था शेरिल बेंटोफ। शेरिल बेंटोफ एक आम लड़की बनकर मिली वानुनु से और उसे अपने जाल में फंसाया हनी ट्रैप के ज़रिए, और जर्मनी में उसे पकड़ा। और जर्मनी से ही फिर वो लोग उसको अगवा करके इजराइल ले गए, और इजराइल की न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में लीक करने के इल्ज़ाम में मुकदमा चला और उसे सज़ा हुई। ये इजराइल में एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन इसे माना जाता है। तो ये शायद मैंने कहानी सुनाई है, लेकिन आज की कहानी ये नहीं है। आज की कहानी रॉ के एक ऐसे अफसर की है जो हनी ट्रैप का शिकार हुआ, और जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जब LTTE अपने एकदम मतलब हर तरफ जुल्म ढा रहा था, वीरप्पन आपको याद होगा श्रीलंका का, जगह जगह धमाके, सैकड़ों लोग मारे गए। तो ये श्रीलंका का इंटरनल मैटर था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व था। उसकी वजह ये थी कि तमिल और बाकी लोगों के बीच में सारी जंग चल रही थी, और हमारे तमिलनाडु के जो तमिल के लोग हैं तो उनकी बड़ी सिंपैथी थी, क्योंकि आधा रिश्तेदार जैसे कहते हैं कि बहुत सारे इंडिया में हैं कि जब बंटवारा तो हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ हैं, कई जिनके यहाँ हैं उनके वहाँ भी हैं। तो वही जो तमिल वाला मामला था, तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसी फैमिली थी जो श्रीलंका में बसी हुई थी, और श्रीलंका की तमिल, तो एक बड़ा क्लोज और इमोशनल रिश्ता था। तो अब इस LTTE और वीरप्पन के इस जुल्म और सितम को भारत अनदेखा नहीं कर सकता था, और इसीलिए भारत ने बाकायदा इस पूरे मामले पे नज़र रखी। 1981 की बात है। 1981 में एक IPS अफसर थे इंडियन पुलिस सर्विस से, और उनका नाम था KV उन्नीकृष्णन। KV उन्नीकृष्णन केरल के रहने वाले तेज तर्रार अफसर। बाद में उनको डिपुटेशन पर रॉ में भर्ती किया गया और वो एक रॉ के एजेंट बने। रॉ के एजेंट बनाने के बाद उनको
श्रीलंका में कोलंबो में भारतीय दूतावास में पोस्टिंग दे दी गई। अब उनकी जिम्मेदारी ये थी कि श्रीलंका में रहकर वो LTTE की तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करें, वहाँ जो तमिलों पर जुल्म हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, कौन कौन लोग शामिल हैं उसकी जानकारी दें। और इसी दौरान में एक ये भी था कि भारत सरकार श्रीलंका में एक शांति सेना भेजना चाहती थी। आपको याद होगा वो एक तस्वीर, बड़ी मशहूर तस्वीर है, जब राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और श्रीलंका गए थे और जब गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा था तो एक श्रीलंकाई सैनिक ने बंदूक का बट उनके ऊपर मारने की कोशिश की थी। ये तस्वीर आज भी है, अगर होगी तो मैं आपको बोलूँगा भी दीपक आसिम को इसको दिखाएं। तो ये वही श्रीलंका में शांति सेना भेजने की बात थी। तो KV उन्नीकृष्णन का काम था कि वहाँ रहकर प्रभाकरन, LTTE और तमिल के जो लोग हैं उन सब के बारे में खुफिया इनपुट और श्रीलंकाई शांति सेना जो भेजना है उसके बारे में ग्राउंड और सारी चीज़ें, मतलब जासूसी करनी है उनको। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे काम शुरू किया। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक एजेंसी के लोग दूसरे एजेंसी के लिए काम किया करते हैं। तो इत्तेफाक से कोलंबो में रहने के दौरान उन्नीकृष्णन की मुलाकात CIA के एक एजेंट से हुई जो वहाँ अमेरिकी एम्बेसी में रहा करता था। अब CIA से भी हमारी दोस्ती है, बहुत सारी चीज़ों में जानकारी लेते हैं और यहाँ श्रीलंका था जिससे अमेरिका का कोई ऐसा नहीं जो हमारे इंटरेस्ट में बीच में आड़े आए। तो CIA की मदद तो हम लोग लेते रहते हैं और अमेरिका से रिश्ता भी अच्छा। तो CIA की उस एजेंट के साथ KV उन्नीकृष्णन की दोस्ती हुई। अब दोनों कोलंबो में मिलते, बाहर जाते, पार्टी भी करते और इसी दौरान में वहाँ दोनों कई लड़कियों के संपर्क में आए। धीरे धीरे दोस्ती बड़ी गहरी हो गई और उनके दिन अच्छे कटने लगे। लेकिन करीब 4 साल तक श्रीलंका में रहने के बाद, अब चूँकि श्रीलंका और श्रीलंका की LTTE, प्रभाकरन, तमिल, पीस फोर्स जो भेजना है उसके बारे में काफ़ी इनपुट, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्नीकृष्णन ने ईमानदारी से हासिल की और उससे भारत सरकार को बड़ा फ़ायदा हुआ। तो जब वो एक्सपर्ट हो गए इसके 1985 में, इसके बाद एक बार दिल्ली आते हैं उन्नीकृष्णन, बल्कि उनको दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली बुलाने के बाद अब उनके इस काम को देखते हुए रॉ उन्हें एक और जिम्मेदारी सौंपती है। रॉ उन्हें कहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजने का फैसला कर लिया। अब आप चूँकि कोलंबो में 4 साल तक हो, वहाँ की सारी चीज़ें जानते हो, तो इसको लेकर आप अब चेन्नई, उस वक्त मद्रास हुआ करता था, तो आप मद्रास जाओ और इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करो कि शांति सेना कैसे भेजनी है, क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं, कहाँ कहाँ है, कोई हमला ना हो जाए शांति सेना पर, क्योंकि LTTE इसके खिलाफ थी कि कोई भी बाहरी देश अपनी सेना ना भेजे। तो हम तो श्रीलंका के लिए बाहरी देश थे। तो उन्नीकृष्णन को बुलाया गया दिल्ली और दिल्ली में कहा गया कि अब आप कुछ दिन कोलंबो छोड़ो और आप मद्रास जाओ और मद्रास में रहकर आप इस श्रीलंका में जो पीस फोर्स जारी है आप इस पूरे ऑपरेशन को संभालो। अब वो पहुंच गए मद्रास, श्रीलंका के सारे इनपुट, वहाँ के जो उनके अपने बाकी जासूस थे उससे सारी मदद ले रहे थे। इसी दौरान में एक रोज़ मद्रास में उन्नीकृष्णन के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली सामने से एक लड़की थी। लड़की कहती है कि मैं पैन अमेरिकन एयरवेज़ में एयर होस्टेस हूँ और मतलब जब पूछा गया तो उन्नीकृष्णन पहले तो चौंकते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा नंबर आपके पास कैसे, और इन लोगों का नंबर सार्वजनिक तो होता नहीं था क्योंकि एजेंट है। तो इस नंबर पे जब उस लड़की की आवाज़ आई तो उन्नीकृष्णन चौंके और उन्होंने कहा ये नंबर आपको किसने दिया और कहाँ से मिला। तब वो बताती है एयर होस्टेस कि ये नंबर मुझे आपके अमेरिकी एम्बेसी वाले दोस्त ने दिया। अब वही दोस्त जिसके साथ कोलंबो में CIA के एजेंट के साथ इन्होंने खूब मस्ती की थी। तो जब ये पता चला कि उस दोस्त ने दिया तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कंफर्म करने के लिए उस दोस्त को फ़ोन किया, CIA एजेंट को। तो उसने बोला हाँ बहुत अच्छी लड़की, एक बार मिल। तो फिर बोलता है ठीक है। अब कंफर्म हो गया, उन्नीकृष्णन साहब खुश। इसके बाद फिर वो उस लड़की से बातचीत होती है। वो कहती है मुंबई में हूँ, अगर आप, उस वक्त बॉम्बे था, तो आएंगे तो अभी मेरी यहाँ पे फ़्लाइट 2-3 दिन बाद की है तो हम मुलाकात कर सकते हैं। उन्नीकृष्णन ने फ़ौरन मद्रास से फ़्लाइट पकड़ी और मुंबई पहुँच गए। मुंबई में दोनों एक होटल में रुकते हैं 2 दिन और फिर वो वहाँ से वापस मद्रास लौट आते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते हैं।
कुछ महीना बीतता है, कुछ महीने के बाद अचानक एक रोज़ फिर उसी एयर होस्टेस का फ़ोन आता है और इस बार वो कहती है कि आपके लिए एक ऑफ़र है, मैं जा रही हूँ सिंगापुर फ़्लाइट लेकर, तो अगर आप चलें तो हॉलीडे भी हो जाएगा, फ़्लाइट की टिकट भी फ्री, होटल भी फ्री, खाना पीना सब फ्री। ऑफ़र है क्योंकि मैं एयर होस्टेस हूँ तो मुझे मेरी एयरलाइंस की तरफ से ऑफ़र दिया गया। तो अब और तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है नहीं, आप ही का याद आई। उन्नी कृष्णन खुश, उन्होंने कहा इससे बेहतर क्या होगा। अब दोनों सिंगापुर पहुँच गए। सिंगापुर में दोनों ने छुट्टी मनाई 6 दिन तक। सिंगापुर से छुट्टी मनाने के बाद वापस उन्नी कृष्णन मद्रास लौट आते हैं, फिर अपने काम पर लग गए। काम पर लग गए, इसके बाद किसी काम के सिलसिले में एक रोज़ वो दिल्ली पहुँचे। जब दिल्ली पहुँचे तो उनके पास एक फ़ोन आया। इस बार फ़ोन यूएस एम्बेसी से था, नई दिल्ली में। फ़ोन पे वही उनका कोलंबो वाला CIA का एजेंट दोस्त। वो कहता है यार तुम दिल्ली में हो तो आ जाओ एम्बेसी, आज मुलाकात करते हैं और तुम्हें कुछ इनपुट, कुछ खुफिया जानकारी भी देंगे। उन्नी कृष्णन खुशी खुशी एम्बेसी पहुंच जाते हैं। जब वो एम्बेसी पहुंचते हैं तो थोड़ी देर की बातचीत के बाद उनके टेबल पर उन्हीं का वो CIA का दोस्त एक लिफाफा रखता है। वो लिफाफा खोलते हैं कि शायद इसमें मेरे लिए कुछ जानकारी हो, लेकिन लिफाफा खोलते ही जो चीज़ें दिखती हैं और जब वो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस लिफाफे में वो सारी तस्वीरें थी जो उस एयर होस्टेस के साथ उन्होंने मुंबई में और फिर उसके बाद सिंगापुर में और उससे पहले कोलंबो में अलग अलग लड़कियों के साथ गुजारी थी। उन्नी कृष्णन तस्वीरें देखते ही समझ चुके होते हैं कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। अब क्या करें, और बस यहीं से शुरू होती है CIA की एक जासूस के जासूसी कराने की कहानी। असल में इस केस से पहले हुआ ये था कि ये 1985 की बात है। उससे पहले 70s के दौर में CIA को एक भारत में एक जासूस चाहिए था जो भारतीय सारी चीज़ों की जानकारी दे सके अमेरिका को, और ये हर देश करता है। तो उस वक्त एक जासूस इनके कब्जे में था, वो था कुमार नारायण। कुमार नारायण थे रॉ में, लेकिन वो तमाम PMO और बाकी दफ्तरों से सारी फाइलें, कीमती इन्फॉर्मेशन चुरा चुरा कर CIA के अपने उस एजेंट को दिया करते थे और उसको CIA भी ख़रीदता था। लेकिन बाद में उनका भांडा फूट गया, वो पकड़े गए तो जेल गए और साथ ही रॉ की नौकरी गई। तो अब CIA का वो कॉन्टेक्ट टूट गया। अब रॉ में कोई और उनका अपना आदमी नहीं, और वहीं से एक तलाश शुरू हुई। जब तलाश शुरू हुई तो उनकी नज़र कोलंबो में उन्नी कृष्णन पर पड़ी कि यंग, नया नया फोर्स में आया, शौक भी है पार्टी करने का, लड़कियों के साथ घूमने का। तो बस यहीं से उसको जाल में फंसाने का काम शुरू हुआ। पहले CIA के एजेंट ने दोस्ती की, फिर उसको लड़कियों से मिलाया, फिर मुंबई भेजा, फिर सिंगापुर भेजा। ये सारा प्लान का हिस्सा था और तमाम खुफिया तस्वीरें उसकी खींच ली। और अब वही तस्वीरें टेबल पर उन्नी कृष्णन के सामने। उन्नी कृष्णन की हवा ख़राब, उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी, नौकरी, इज्जत सब गई। तब फिर असली मुद्दे पर आता है वो CIA एजेंट। कहता घबराओ मत, ये तस्वीरें कहीं नहीं जाएंगी, बस इसके बदले में तुम्हें हमारा छोटा सा काम करना होगा। श्रीलंका में जो भी शांति सेना, पीस फोर्स जा रही है, वहाँ की LTT तमिल के लिए ये जो भी हो रहा है, तुम्हें इसकी जानकारी देनी है और कुछ नहीं। और इसके बाद ये सारी तस्वीरें तो मैं वैसे ही जला दूंगा, फेंक दूंगा। अब मजबूरी, ट्रैप में फंस चुका है बंदा, क्या करे। अब उसने धीरे धीरे वहाँ LTT के ऑपरेशन की जो जानकारी थी पहले वो देनी शुरू की। फिर इसके बाद वहाँ के तमिल के लिए भारत सरकार की जो तमाम खुफिया ऑपरेशन की जानकारी थी वो देनी शुरू की। जो पीस फोर्स, जो तमिल श्रीलंका में भेजा जा रहा था, भारतीय शांति सेना का दल, कितने लोग होंगे, कहाँ कहाँ पोस्टेड होंगे, कहाँ उनकी डिप्लॉयमेंट होगी, ये सारी चीज़ें देनी शुरू कर दी। और श्रीलंका सरकार के साथ जो शांति की बातचीत चल रही थी, जो बहुत ही खुफिया थी, उसके बारे में भी लीक करना शुरू किया, क्योंकि ये मेन कड़ी थे कोलंबो में, उसके बाद फिर मद्रास में। तो अब धीरे धीरे ये जानकारी देना शुरू कर दी। जानकारी मिलती रही, को अभी तक बात लीक हुई नहीं। लेकिन फिर अचानक एक बार ऐसा हुआ कि श्रीलंका की गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन नई दिल्ली आया। अब भारत सरकार के नुमाइंदे और उसमें खुफिया एजेंसी रॉ के लोग बैठे हुए हैं। अब इन्होंने बताना शुरू किया कि हम ये कर रहे हैं। उससे पहले ही श्रीलंकाई जो दल आया था,
उसने वो सारी जानकारी अपने आप देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि ये आपका ऐसा है, शांति दल में इतने लोग होंगे, ये यहाँ पे होगा, ये डिप्लॉयमेंट वहाँ पे होगी, ये यहाँ की होगी। अब यहाँ पे हालत ख़राब CIA की भी और सरकारी नुमाइंदों की भी कि ये क्या है, ये तो बड़ी टॉप सीक्रेट चीज़ें हैं और ये वहाँ के गवर्नमेंट के जो डेलीगेशन आया वो हमें बता रहा है। फिर इसके बाद कई ऐसी चीज़ें हुई जो श्रीलंका की ऑफिशियल चैनल के थ्रू इन्हें जो जानकारी मिल रही है जो बिल्कुल गोपनीय है। अब जब ये कई बार हुआ तो फिर CIA के कान खड़े हुए और उसे लगा कि ज़रूर कोई है हमारे बीच में जो ये सारी जानकारी यहाँ तक पहुँचा रहा है। तो पहला शक गया मद्रास पुलिस पर, क्योंकि तमिलनाडु में रहकर और उसी मद्रास के थ्रू भारतीय शांति सेना और बाकी चीज़ें हो रही थी और तमिलनाडु का कनेक्शन। तो अब इसमें यह हुआ कि भाई पता करो, और कमाल ये है कि उन्नी कृष्णन को भी कहा गया कि आप पता करो इसमें कौन कौन पुलिस वाला है। अब वो पता करने लगा। उन्नी कृष्णन को लगा चलो मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन उसके बाद फ़ोन टैपिंग शुरू हुई, फिर सबके वो निकालने लगे कौन कौन कहाँ। फिर ये हुआ कि रॉ की भी अपनी है, क्या ये पता करो कि हमारा कोई बंदा तो नहीं है। तो जो भी इस सारे प्रोसेस से जुड़े हुए थे, श्रीलंका के, LTTE के, शांति सेना के, इन तमाम एजेंट्स की भी अब खुफिया निगरानी की गई और उनके फ़ोन टैप किए गए, उनके डिटेल्स निकाले गए। जब डिटेल्स निकाले गए तो पता चला कि उन्नी कृष्णन किसी अनजान लड़की से बात करते हैं, हाल में सिंगापुर गए, इसके अलावा मुंबई गए, मद्रास में रहने के बावजूद वो मुंबई में थे और एक CIA एजेंट से इनकी लगातार बातचीत हो रही है। और फिर कई जगह, ये कई बार ऐसी जगह गए जहाँ इन्होंने कुछ फैक्स किया, कुछ सारी चीज़ें भेजी। तब उन्नी कृष्णन रडार पर आ गए। इसके बाद रॉ की टीम लगी और आखिरकार एक बार ये सारे खुफिया दस्तावेज भेजते हुए रंगे हाथ उन्नी कृष्णन पकड़े गए। जब पकड़े गए तो फिर उनको जेल भेजा गया। अब जेल भेजा गया, लेकिन उनका सोर्स कौन, तो पता चला कि ये तो CIA का एजेंट जो एम्बेसी में इस वक्त, जो पहले कोलंबो में था। अब भारत सरकार ने अमेरिकी एम्बेसी को कंप्लेंट की और कहा कि उस एजेंट से भी पूछताछ करनी है। लेकिन इधर इस बीच में उन्नी कृष्णन की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले ऐसा हुआ कि उसी CIA एजेंट ने उन्नी कृष्णन को फ़ोन किया और उसने कहा कि फलाने तारीख को मिलो, तुमसे काम है। और जब भी उसने फ़ोन किया, एक तो ब्लैकमेल हो रहा था तो उसको मिलने के लिए आता था वो हमेशा। अब ये जो बताया जो डेट, वो उसकी गिरफ्तारी से नेक्स्ट डे का था। अब चूंकि उन्नी कृष्णन गिरफ्तार हो चुका तो वो उस तारीख पे पहुंचा नहीं। जैसे ही पहुंचा नहीं, CIA के उस एजेंट को लग गया कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी की खबर अभी तक लीक नहीं हुई थी, बहुत ही इसको मतलब छुपा कर रखा गया था, गोपनीय था मामला। लेकिन वो तय वक्त पर पहुंचा नहीं। उस एजेंट को अंदाज़ा हो गया कि मामला गड़बड़ है, वो पकड़ा गया। उसी शाम उसने अमेरिका की फ़्लाइट पकड़कर वो निकल गया यहाँ से। जब तक भारत सरकार एम्बेसी को कंप्लेंट करती और उस एजेंट के बारे में कहती कि उसे हमसे पूछताछ करना है, वो अमेरिका जा चुका था। इसके बाद कुछ होना था नहीं। उन्नी कृष्णन को इसके बाद तिहाड़ जेल भेजा गया, लेकिन 1 साल के बाद ही उन्नी कृष्णन बरी हो गए। उसकी वजह ये थी कि जासूसी के सीधे जो सबूत थे पुख्ता, वो नहीं मिल पाए। तो 1 साल के बाद बरी हो गए, लेकिन रॉ से उनको बाहर कर दिया गया। कहते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो शांति सेना और ये सारी चीज़ें जो नाकाम हुई थी, उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये जासूसी थी। अगर ये हनी ट्रैप का शिकार ना होते तो शायद कहानी कुछ और होती। ऐसा ये पहले एजेंट नहीं थे, इससे पहले भी और इसके बाद भी कई एजेंट को हनी ट्रैप का शिकार बनाने की कोशिश की गई। लेकिन एक ऐसी रॉ के एजेंट पोलैंड में थे पोस्टेड, और वहाँ पर उनको भी फंसाने की कोशिश की थी हनी ट्रैप में। उन्हें एक पार्टी में बुलाया गया। पार्टी में बुलाने के बाद ड्रिंक ऑफर किया गया और उस ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ मिला दी गई। जब वो ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गए तो फिर उनकी अश्लील तस्वीरें खींच ली गई लड़कियों के साथ, क्योंकि वो बेहोश हैं। अब तस्वीर खींचने के बाद फिर वो जब होश में आए तो एक रोज़ कुछ एजेंट पहुँचे उनके पास, वो लिफाफा दिया और कहा कि अब देख लो, आप हमारे लिए काम करो। लेकिन वो अफसर बहुत ईमानदार था और उसे ये भी पता था कि मैंने तो कुछ किया नहीं है। उसने फ़ौरन उस वक्त रॉ के चीफ, जिनको हम भारत में मतलब जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, RN काओ, पता नहीं अभी तक मैंने कहानी सुनाई नहीं, लेकिन ज़रूर सुनाऊंगा। तो उस वक्त रॉ के चीफ थे RN काओ, और ये संस्थापक भी है रॉ के, इन्होंने रॉ खड़ा किया था। तो जब ये तस्वीर का मामला आया और ये ब्लैकमेलिंग की बात आई, तो उस रॉ के एजेंट ने, जो पोलैंड के कैपिटल में पोस्टेड थे,
फ़ौरन दिल्ली लौट आए और दिल्ली आने के बाद RN कौ से मुलाकात की और उनसे कहा कि ये तस्वीरें हैं और ये सारी चीज़ें हैं और मुझे एक बुलाकर ड्रिंक ऑफ़र किया गया और उसके बाद ये खींची गई, बाकी आप जांच कर लीजिए। कौ साहब ने जांच कराई, पता चला कि वो सच कह रहा है, पर उन्होंने उसको पोलैंड से हटा दिया। इस एक इंसिडेंट के बाद फिर कहते हैं कि रॉ ने एक रूल बनाया। रूल ये कि बाहर किसी ऑपरेशन पर रॉ के जो एजेंट हैं वो सिर्फ उन्हें ही भेजा जाएगा जो शादीशुदा है। जो कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको बाहर की, मतलब देश के बाहर की पोस्टिंग नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये थी कि वो फिर कुंवारे होंगे तो इस तरह के हनी ट्रैप के झांसे में आसानी से आएंगे, शादीशुदा होंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इन चीज़ों से वो खुद ही बचेंगे। तो ये रॉ ने एक रूल बनाया और ये कहते हैं कि ये नियम सिर्फ एक शख्स के लिए टूटा था एक बार, और वो थे एक रॉ के काउंटर टेररिज्म डिवीज़न के हेड बी रमन। ये कुंवारे थे और इनको बाहर भेजा गया था क्योंकि इनकी औरा, इनकी साख कुछ ऐसी थी। वरना फिर रॉ का रूल है कि जो शादीशुदा होंगे वही बाहर की विदेशों की पोस्टिंग पे होंगे, कुंवारे यहाँ होंगे। अभी हाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भी बहुत सारे ऐसे, रॉ को छोड़िए बाकी जो हमारी एजेंसियाँ हैं, इवन इसरो तक के कुछ साइंटिस्ट को इसी हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी। तो ये पुराने दौर से चला आ रहा है, तरीके बदलते रहते हैं। तो एक जासूस को दूसरा जासूस भी कैसे ट्रैप करता है ये इन चीज़ों से पता चलता है। इसीलिए कहते हैं कि एक जासूस, अच्छा जासूस वो है जो जब भी किसी अनजान शख्स से मिले तो एक बार नहीं 100 बार सोच कर मिले, और उसे ये पता होना चाहिए कि कभी भी कहीं भी कुछ भी उसके साथ किया जा सकता है। ये कहानी है रॉ के एक ऐसे जासूस की जिसने हिंदुस्तान को धोखा दिया और डबल एजेंट के तौर पे काम किया। नाम रविंदर सिंह। रविंदर सिंह इंडियन आर्मी में पहले था और तरक्की करते करते जनरल के पोस्ट तक पहुंचा। तो आर्मी में वो जनरल था, फिर उसने वॉलंटरी आर्मी छोड़ी और फिर रॉ के साथ जुड़ गया। 80 के दशक में रॉ में अलग अलग पदों पे काम किया और फिर आखिर में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रॉ का, संयुक्त सचिव। कहानी शुरू होती है 2004 अप्रैल का महीना। दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में एक दिन अचानक बड़ी तेज़ हलचल होती है। शाम के वक्त जो डेस्क पे सारे काम करते हैं उन सभी का टाइम फिक्स होता है। तो रॉ के दफ्तर में उस दिन भी शाम के वक्त छुट्टी का वक्त हो गया, सभी के घर जाने का वक्त हो गया। अब रॉ के हेडक्वार्टर से सारे स्टाफ एक एक कर बाहर निकल रहे हैं घर जाने के लिए। लेकिन उस दिन बाहर एंट्री गेट पे काफ़ी भीड़ थी और उसकी वजह ये थी कि लोग निकल कर सीधे अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ नहीं रहते, घर नहीं जा रहे थे, बल्कि गेट पे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस थे जो उनकी तलाशी ले रहे थे। मतलब रॉ हेडक्वार्टर से निकलने वाले हर शख्स की बाकायदा तलाशी ली जा रही थी। और ये रॉ के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि रॉ के हेडक्वार्टर में जहाँ टॉप से लेके रॉ के चीफ से लेके जॉइंट सेक्रेटरी लेवल बड़े बड़े अफसर, डेस्क, फील्ड स्टाफ सभी बैठते हैं, उन सभी की तलाशी ली गई। और इसमें कोई सीनियर और जूनियर नहीं, जो बड़े अफसर थे उनके भी, जो छोटे थे उनके भी। तो पहली बार लोग भी चौंक रहे थे कि रॉ के हेडक्वार्टर में ये क्या हो रहा है, अपने ही जासूसों की तलाशी क्यों ले जा रही है, इस जासूसी हेडक्वार्टर में काम करने वाले लोगों की तलाशी क्यों ले जा रही है। और हर एक के बैग को खंगाला जा रहा था, ख़ास तौर पर जो लोग अपना बैग या ब्रीफकेस लेकर बाहर निकल रहे थे। उस दिन इसी दफ्तर में रविंदर सिंह भी बैठे हुए थे। घर जाने से पहले रविंदर सिंह अपने ड्राइवर को फ़ोन करते थे कि गाड़ी लेकर आ जाओ दरवाजे पर। उस दिन भी रविंदर सिंह ने ड्राइवर को फ़ोन किया तो ड्राइवर ने बताया कि बाहर में थोड़ी सी गाड़ियों की कतार लगी हुई है क्योंकि तलाशी चल रही है। रविंदर सिंह भी थोड़ा चौंके कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि रॉ के अंदर ही तलाशी ली जा रही, जो लोग निकल के घर जा रहे हैं उन सभी के बैग और बाकी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। तो ड्राइवर के ज़रिए रविंदर सिंह को ये जानकारी मिल गई कि आज गेट पे तलाशी ली जा रही है और तलाशी सभी की होगी। इसके बाद रविंदर सिंह की बारी आती है, घर जाने के लिए वो गेट पे पहुंचते हैं। बाकी लोगों की तरह रविंदर सिंह की भी तलाशी ली जाती है, ब्रीफकेस देखा जाता है, लेकिन उस ब्रीफकेस से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे रविंदर सिंह को शक के घेरे में लाकर खड़ा किया जाता। बात आई गई होगी। एक हफ्ते के बाद रॉ के तमाम आला अफसरों की एक मीटिंग होती है
उस मीटिंग में उस वक्त रॉ के जो चीफ थे अपने इंडिया में, मिस्टर CD सहाय, वो मौजूद थे और उस मीटिंग में इस तलाशी का मुद्दा उठता है। इस मीटिंग के दौरान रविंदर सिंह काफ़ी गुस्से में बातें अपनी रखता है और कहता है कि ये बड़ा गलत है, कम से कम सीनियर लोगों के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया ऐसा होना नहीं चाहिए। और उस तलाशी का विरोध करते हुए उस मीटिंग से वो उठकर चला जाता है। बाद में पता चलता है दरअसल उस दिन अप्रैल 2004 में रॉ के हेडक्वार्टर पे पहली बार इस तरह की तलाशी जो ली गई थी वो सिर्फ एक शख्स के लिए ली गई थी और वो वही रविंदर सिंह था। लेकिन उसके ब्रीफकेस से कुछ नहीं मिला। बाद में पता चला उसकी वजह शायद ये थी कि उसने ड्राइवर से जब कहा कि गाड़ी लेकर आओ तो ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे भीड़ है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है क्योंकि तलाशी ली जा रही है। और ये बात रविंदर सिंह को इस तरह पता चली और कोई भी डॉक्यूमेंट से ऐसी चीज़ वो अपने साथ लेकर नीचे नहीं उतरा, इसलिए उस दिन उसके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं है। अब सवाल ये था कि रविंदर सिंह की तलाशी क्यों ली जानी थी। यहीं से कहानी शुरू होती कि रविंदर सिंह की क्यों। हुआ ये कि रॉ में पिछले कई वक्त से एक सुगबुगाहट चल रही थी कि अपना कोई बंदा है जो भेदिया है, खबरों को लीक करता है। और धीरे धीरे जब जांच हुई तो जांच में कहीं ना कहीं शक के घेरे में रविंदर सिंह आया। इसी के बाद फिर रॉ ने अपनी ही एक सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट है इनकी, CIU, उसको लगाया इस काम पर कि रविंदर सिंह की थोड़ी सी जासूसी की जाए और देखा जाए कि ये क्या करता है। तो रविंदर सिंह के कार को बक किया गया, मतलब उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए गए जिससे कार के अंदर ड्राइवर या वो बैठे तो बातचीत जो भी हो वो सुनाई दे। मौका देख के घर के अंदर भी इस तरीके के इक्विपमेंट्स लगाए गए, कैमरे लगाए गए, सर्विलांस पे पूरा घर था कि घर में वो क्या करता है। यहाँ तक कि रविंदर सिंह के घर के बाहर जहाँ से वो सब्ज़ी और बाकी चीज़ें आती थी, उन सब्ज़ी वाले में भी रॉ के ही लोग थे जो सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट के थे, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के। तो सब्ज़ी वाला भी एक तरह का जासूस, जो रविंदर सिंह के घर पे न्यूज़पेपर अखबार आता वो देने वाला हॉकर भी जासूस, साफ़ सफाई के लिए जिसे भेजा जाता वो भी जासूस, यहाँ तक कि जो पोस्टमैन था उसको भी वो भी जासूस, और ये सारे काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के लोग थे। इस तरीके से रविंदर सिंह की सारी चीज़ों पे, हरकतों पे नज़र रखी जाने लगी और ये उम्मीद की जाने लगी कि एक बार इसे देखा जाए कि ये किसी विदेशी से मिलता है कि नहीं। लेकिन लंबा वक्त गुजरा, किसी विदेशी से रविंदर सिंह मिला ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा धक्का लगा, बट जांच जारी थी। इसी दौरान में जो रॉ का हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो फ़ोटोकॉपी की मशीन है, अक्सर ये देखा गया कि रविंदर सिंह बहुत सारे फ़ोटोकॉपी किया करता था। कुछ कॉपी ऐसे भी उसने किए जिससे उसके डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पे शक हुआ। इसी के बाद रॉ ने फ़ोटोकॉपी मशीन में भी एक ऐसे इक्विपमेंट लगाया कि जो भी शख्स उस फ़ोटोकॉपी मशीन पे कोई भी कॉपी करता, उसकी एक कॉपी अपने आप उसमें मतलब स्टोर हो जाती। कोई एक क्या कॉपी निकाला, लेकिन एक कॉपी उसके अंदर अपने आप इस तरीके की उसमें चीज़ें थी कि वो कॉपी उसमें सेफ़ हो जाती। इसके बाद जब रविंदर सिंह अपना दफ्तर से वापस चला जाता है शाम को घर, तो फिर मास्टर की से खोलकर और बाकायदा उस फ़ोटोकॉपी मशीन को ऑन किया जाता और देखा जाता कि दिन भर में उसने क्या क्या चीज़ें फ़ोटोकॉपी की। तो उस दौरान में पता चला कि ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, खुफिया डॉक्यूमेंट्स उसने किए हैं फ़ोटोकॉपी, जिनका उसके डिपार्टमेंट या उसकी इन्वेस्टिगेशन या उसके फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें जो है वो दूसरे उन देशों की हैं जिससे रविंदर सिंह के डिपार्टमेंट का मतलब नहीं था। यहाँ पे कान खड़े होते हैं। अब इसके बाद जब घर पे उसके फिर सर्विलांस लगाया जाता है, कैमरे लगाए जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है। लेकिन फिर एक रोज़ उन्हीं कैमरों के ज़रिए पता चलता है, जब रविंदर सिंह घर पे नहीं था और उन चीज़ों को खंगाला गया, कि असल में वो किसी विदेशी से नहीं मिलता, घर में कोई ऐसी बात नहीं करता। तो पता नहीं चल रहा था कि ये आदमी शक के घेरे में रखा कि नहीं रखा जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मिल रहे थे इस तरह के। तो उस घर में जब सर्विलांस कैमरा लगाया गया तब पहली बार एक चीज़ सामने आई पकड़कर, वो ये कि वो वेब कैमरे की मदद से, न वो विदेशियों को मिलता, न किसी को डॉक्यूमेंट्स देता, न अनजान आदमी को देता, बल्कि फ़ोटो कॉपी करने के बाद ऐसे सारे खुफिया डॉक्यूमेंट्स को वो घर लाता और घर आने के बाद वो वेब कैम के ज़रिए, FTP एक टेक्निकल वर्ड है जिसमें आप ट्रांसफ़र करते हैं सारे फुटेज, तो वेब कैम के ज़रिए वो FTP से
इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजता था। जब ये चीज़ें सामने आई तो फिर पुख्ता हो गया कि रविंदर सिंह एक डबल एजेंट है, क्योंकि जो सारी चीज़ें वो भेज रहा था वो CIA को भेज रहा था, अमेरिकी खुफिया एजेंसी को। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, श्रीलंका से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, बांग्लादेश से रिलेटेड। और शक शुरू हुआ था असल में उसको इराक से लेकर, क्योंकि इराक को लेकर कुछ ऐसी सूचनाएं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था, वो भी उसने ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। तो अब सर्विलांस और कैमरे की मदद से ये साबित हो गया कि रविंदर सिंह एक डबल एजेंट है। जब सारे पुख्ता सबूत मिल गए तो फिर इसके बाद बाकायदा रॉ के चीफ ने उस वक्त के जो NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जैसे अभी अजीत डोवाल है, उस वक्त ब्रजेश मिश्रा जी थे, तो उनसे ये बात कही गई कि एक इस तरह का जॉइंट सेक्रेटरी रविंदर सिंह जो डबल एजेंट है, CIA के लिए काम करता है, और उसे गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन कहते हैं कि गवर्नमेंट ने यह फैसला लेने में देरी कर दी, क्योंकि उसी वक्त मई में चुनाव था 2004 में, और ऐसा लगा कि अब इस तरह की बात आए कि रॉ में ही इस तरह के घुसपैठिए हैं, डबल एजेंट हैं, तो सरकार की किरकिरी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इलेक्शन में मुद्दा बन सकता है। तो इसीलिए उस फैसले को चुनाव तक के लिए टाल दिया गया। इस बीच में हुआ यह कि रविंदर सिंह को शक हो गया कि उसकी निगरानी की जा रही है, और ये शक इसलिए हुआ कि उसने एक बार रॉ के अपने सीनियर अफसरों से कहा कि उसके घर की सफाई की जाए, क्योंकि उसे लगता है कि उसके घर में कुछ ऐसे बक्स या इक्विपमेंट्स हैं जिनके ज़रिए उसकी जासूसी कराई जा रही है। तो रॉ तक ये बात आला अफसरों तक पहुंची। 2 हफ्ते पहले, ये बात है मई की, अप्रैल एंड से पहले 2004 पता चल गया रविंदर सिंह को कि उसके ऊपर शक किया जा रहा और उसकी निगरानी की जा रही है, और काउंटर इंटेलिजेंट यूनिट उसकी मुखबिरी कर रही है। इसी के बाद जब उसे डाउट हुआ तब उसके घर के इर्द गिर्द और निगरानी बढ़ा दी गई, क्योंकि इधर NSA से उसकी गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी गई थी, हालांकि वो मिली नहीं, लेकिन कभी भी मिल सकती थी, वो भाग ना जाए, तो उसके घर के बाहर निगरानी बढ़ी थी। 6 मई 2004 की रात को इसी तरह निगरानी हो रही थी दिल्ली में उसके घर के बाहर। शाम के बाद उस घर से रविंदर की वाइफ अपने एक रिलेटिव के साथ निकलती हैं, उनका नाम परमिंदर था, रविंदर की बीवी का, और ये अपने एक रिलेटिव के घर जाती है। लेकिन रविंदर सिंह नहीं निकलता, वो घर में ही था। उसके बाद रात होने से पहले रविंदर की वाइफ लौट आती है घर। अब निगरानी पूरे घर में अभी भी है। इसके बाद न घर से कोई बाहर आता है, न घर के कोई अंदर जाता है। रात ढलती है, सुबह हो जाती है। लेकिन सुबह हुई तो अजीब सी चीज़ ये हुई कि जो आम तौर पे सुबह का रूटीन था वो उस दिन उस घर से गायब था। घर के अंदर कोई हलचल नहीं थी। हस्बैंड वाइफ में से कोई बाहर वॉक करने भी नहीं आए, न घर के अंदर लाइट बंद करने या ऐसी कोई हरकत हुई। तो जैसे ऐसे सुबह आगे बढ़ती रही तो बाहर खड़े हुए जो जासूस थे उन्हें शक हुआ कि घर के अंदर कोई हलचल नहीं है, माजरा क्या है। इसी के बाद सच्चाई पता लगाने के लिए घर के अंदर का इसी रॉ के एक काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के एक शख्स को पोस्टमैन बनाकर घर के अंदर भेजा गया घंटी बजाने के लिए कि देखे क्या हुआ। वो घंटी बजाता, घर से नौकर निकलता है। वो पूछते हैं कि कहाँ ये डाक है, तो नौकर बताता है कि साहब और मेम साहब दोनों पंजाब एक रिलेटिव के यहाँ शादी में चले गए। अब ये सुनते ही वहाँ खड़े हुए तमाम जासूसों की हवा ख़राब हो जाती है, इसलिए कि पूरी रात से वो निगरानी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। घर के अंदर से कोई नहीं गया, घर के बाहर कोई नहीं आया, और ये दोनों गायब। अब पता चल रहा है कि पंजाब चले गए हैं। बात ऊपरी अफसरों तक दी जाती है, वाकई दोनों घर से गायब थे, इन्हें ढूंढा जाता है, मिलते नहीं। अब इधर होता यह है कि ये दोनों घर के पिछले रास्ते से रात के अंधेरे में ही निकल जाते हैं, रविंदर सिंह और उसकी बीवी, और दोनों वहाँ से सड़क के रास्ते अपने एक रिश्तेदार के साथ यूपी होते हुए नेपाल बॉर्डर पहुँचते हैं। नेपाल बॉर्डर पहुँचने के बाद वहाँ से ये लोग पहले तो एक होटल में ठहरते हैं जो पहले ही से बुक था, और उसके बाद उस होटल से निकलने के बाद फिर ये दोनों जिस होटल में रुके वहाँ पे एक स्नेहा होटल था काठमांडू के बाहर, तो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में दाखिल होते हैं। फिर स्नेहा होटल में रात गुजारते हैं। अगले दिन नेपाल के US एम्बेसी में, अमेरिकी दूतावास में एक CIA का एजेंट काम करता था जिसका नाम था डेविड वसाला।
डेविड वसाला से मुलाकात होती है, क्योंकि डेविड वसाला ही रविंदर सिंह का हैंडलर था। इसके बाद डेविड वसाला अमेरिकन एम्बेसी की मदद से रविंदर सिंह और उसकी बीवी परविंदर, इन दोनों के नाम एक दूसरे नाम से पासपोर्ट बनाता है। जो नया नाम दिया गया रविंदर सिंह को, वो दिया गया राजपाल शर्मा, और उसकी वाइफ को दीपा शर्मा। इन दोनों के नाम पे यूएस का एक पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट बनाने के बाद यूएस का वीज़ा दिया जाता है, और 7 मई 2004 को, यानी 6 मई को ये लोग नेपाल पहुँचे, 7 मई को ही ये दोनों ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से काठमांडू से निकल जाते हैं और फिर अलग अलग होते हुए यूएस पहुंच जाते हैं। तो दिल्ली से निकले, काठमांडू पहुंचे, और काठमांडू से निकलकर यूएस पहुंच गए। अब यहाँ पे हड़कंप मच गया, क्योंकि रविंदर सिंह, जिसके खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे, सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली, इसलिए गिरफ्तार नहीं हो पाया और वो गायब हो गया। तो एक तो बड़ी रॉ की फजीहत ये हुई कि इतनी बड़ी निगरानी काउंटर इंटेलिजेंट यूनिट के तमाम लोग लगे हुए हैं घर में, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, सारे लोग घर की निगरानी कर रहे हैं, और उसके बावजूद रविंदर सिंह इस आसानी से निकल जाता है। इसको लेके बड़ी फजीहत हुई थी उस वक्त की, एक बड़ी गलती थी रॉ के हिस्से की। खैर, ये वहाँ से पहुँच जाता है। इसके बाद रॉ को अपने लेवल पे खबर मिलती है कि नेपाल में यूएस एम्बेसी के थ्रू डेविड वडाला की मदद से ये गया है। तो फिर रॉ के चीफ यहाँ पे CIA के जो स्टेशन अफसर से उनसे पूछते हैं बाकायदा कि क्या आप लोग रविंदर सिंह को ले गए हैं और आपने उसको शेल्टर दिया है। वो साफ जाहिर सी बात, इनकार करना था, कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ चला जाता है। इस दौरान में सरकार को खबर पड़ती है। सरकार भी फिर कहती है कि हटाओ इसको, बाद में देखेंगे। चला गया, कम से कम सरदर्द छूटा। चुनाव का मामला था, 7 मई 2004 को गया, और चुनाव शायद 14-15 मई को होना था। तो उस वक्त सारे लोग चुनाव में ही बिजी थे। तो इस मुद्दे को एक तरह से दबा दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीता। उधर रविंदर सिंह जब यूएस पहुंचा तो CIA ने उसको उस वक्त तो हाथों हाथ लिया, लेकिन फिर 2004 ख़त्म होते होते ही CIA ने रविंदर सिंह से अपना पल्ला झाड़ लिया। रविंदर सिंह की एक बेटी भी यूएस में रहती थी और वो वहीं पढ़ रही थी। इत्तेफाक से जब रविंदर सिंह दिल्ली में था 2003 में, एक बार उसने रॉ के चीफ से इजाज़त मांगी थी कि उसकी बेटी की मंगनी है, यूएस में उसे जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उस पर डाउट था कुछ, तो इसलिए रॉ चीफ ने उसे यूएस जाने से इजाज़त देने से मना कर दिया था। खैर, बाद में वो पहुंचा। 2004 जब तक CIA के वो काम था तब तक ठीक था। अमेरिका पहुंचने के बाद CIA ने भी उससे 2004 के एंड में अपना हाथ खींच लिया। जो उसे पैसे देते थे वो पैसे देना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसको वहाँ पे एक शेल्टर देना और वो बाकी चीज़ें, उसमें भी अपना हाथ खींच लिया। छोटे मोटे काम करके रविंदर ने अपना गुजारा किया। उसके बाद उसकी कोई ख़बर नहीं आई। फिर उसकी ख़बर आती है 2016 में। 2016 में ख़बर आती है कि रविंदर वहाँ के एक मैरीलैंड इलाके में एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और उसकी मौत हो गई। ये खबर रॉ तक भी पहुँचती है। तो 2004 से लेकर 2016 12 साल तक रविंदर अमेरिका में रहा, लेकिन कहते हैं कि CIA ने जब हाथ खींच लिया, क्योंकि वो किसी काम का नहीं था, उसके बाद वो बड़े बुरे दिनों में उसकी हालत गुजरी। पैसे की सख्त तंगी थी। एक CIA के एक एजेंट की कंपनी चलती थी, वहाँ भी वो काम करना चाहता था, लेकिन CIA के कहने पे वहाँ पे उसे काम नहीं मिला। तो पाई को मोहताज हो गया था एक तरह से, और बड़े बुरे दिनों में उसने आखिरी वक्त गुजारे। और 2016 में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। हालांकि रोड एक्सीडेंट ही था या फिर CIA ने उसका कत्ल करवाया, ये मालूम नहीं था। अब सवाल ये था कि रविंदर सिंह को CIA ने फंसाया क्यों और कैसे। तो उसकी दो वजह थी। इस कहानी की शुरुआत होती है, जड़ में जो थी 1971। तब कहते हैं कि जब ईस्ट पाकिस्तान और उसको लेके और बांग्लादेश का जो सारा कुछ हुआ, तो अमेरिका थोड़ा सा, उस वक्त निक्सन सरकार थी, वो चाहती थी कि भारत सरकार में उसके अपने भेदिए हों जो पल पल की जानकारी दे। तो ऐसा हुआ नहीं, बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारी मिली नहीं। लेकिन कहते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके कैबिनेट में एक ऐसा मंत्री भी था जिसे कहा गया था कि वो CIA का एजेंट है, और बाकायदा इसको लेके बहुत उस वक्त बातें भी हुई थी। और वॉशिंगटन पोस्ट तक ने एक खबर छापी थी 89 में, और उसमें कहा था कि वो कौन कैबिनेट मिनिस्टर है जो इंदिरा गांधी की सरकार में है और CIA का एजेंट है। लेकिन ये था कि ये बातें उठी थी कि इंदिरा गांधी की सरकार में उस वक्त एक मंत्री ऐसा था जो CIA के लिए काम करता था, लेकिन कौन, इसका खुलासा कभी नहीं हो पाया। तो वहाँ से CIA घुसपैठ करना चाहती थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, वक्त बीतता गया। इसी दौरान में 1998 में पोखरण में भारत ने एक परमाणु परीक्षण किया,
और ये परीक्षण भी CIA के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी। उसकी वजह ये थी कि CIA को इस भारत के परमाणु परीक्षण की भनक तक नहीं लगी और भारत ने कर दिया। अगर अमेरिका को पता चल जाता तो शायद ये परीक्षण हो नहीं पाता, क्योंकि अमेरिका का दबाव आता, बहुत सारे आर्थिक सैंक्शन, पाबंदी, बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन CIA को इस परीक्षण की भनक तक नहीं लगी, तो ये भी CIA के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी। और इसी के बाद CIA ने खोज शुरू की और ये खोज ख़त्म हुई उसकी जाकर रविंदर सिंह पर। रविंदर सिंह जब पोस्टेड बाहर था तब हॉलैंड में, तब कहते हैं हनी ट्रैप के ज़रिए CIA ने रविंदर सिंह को फांसा था। हॉलैंड में ही एक CIA की महिला जासूस जिसने रविंदर सिंह को अपने जाल में फंसाया और फिर धीरे धीरे इस तरह से फंसाया कि रविंदर सिंह इस जाल से निकल नहीं पाया। तो अब वही करना था जो CIA कहती और फिर वो धीरे धीरे करता गया। अपने जूनियर, अपने बाकी साथियों से रविंदर सिंह इन्फॉर्मेशन निकालता, उन्हें कहते हैं पार्टियाँ देता बड़े बड़े होटलों में, घर पर, और उसके बाद इसी पार्टी के बहाने फिर उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता और ये इन्फॉर्मेशन वो CIA तक पहुँचाता। तो वहाँ से उसने ये घेरा बनाया था और कहते हैं कि काफ़ी पैसे मिले थे इसके लिए। लेकिन आखिर में हुआ ये कि जिस CIA ने पहले फंसाया, फिर देश के साथ गद्दारी करने के लिए मजबूर किया, वापस अमेरिका तक ले गया, लेकिन उसी CIA ने डंप कर दिया। क्योंकि जासूसी की दुनिया का ये काम ही ऐसे ही कि जब तक आप काम के हैं तब तक काम के हैं, जब तक नहीं हैं तब फिर आप बेकार हैं। हालांकि ये जासूसी नहीं, मुझे लगता है दुनिया के कई और भी पेशे हैं जिसमें शायद ये फार्मूला चलता है कि जब तक आप काम के हैं तभी तक काम के हैं, फिर आपको कोई पूछता नहीं है। तो इससे नसीहत और मैसेज ये मिलता है कि आप हमेशा अपने आप को इस लायक बना के रखें कि सामने वाले को आपकी ज़रूरत पड़े। जिस दिन उसे लगेगा कि आप उसके काम के नहीं हैं, आपको उठाकर फेंक देगा। तो सेम रविंदर सिंह के साथ भी हुआ। CIA ने डंप कर दिया और आखिर में बड़ी खस्ता माली हालत के दौरान उसकी मौत हुई। भारत ने, रॉ ने कभी माफ़ नहीं किया, लेकिन 12 साल अमेरिका में रहने के दौरान भी रविंदर सिंह ने कभी उसे शायद गिल्टी फील नहीं हुई, क्योंकि कभी उसने माफ़ीनामा नहीं भेजा, न ये कहा कि वो यहाँ पर आकर अपने जुर्म को कबूल करना चाहता है। हाँ, जब वो यहाँ से भागा था तब उसी महीने 2004 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको सर्विस से बाहर कर दिया था और बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि जब रॉ ने उसकी सारी चीज़ें लिखी थी। तो बल्कि 5 जून 2004 को रविंदर सिंह को सर्विस से बर्खास्त करने का ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था। तो ये थी उस रॉ जासूस की कहानी जो डबल एजेंट था, काम रॉ के लिए करता था लेकिन CIA के लिए भी काम करता था। और कहते हैं कि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अमेरिका जो करना चाहता था रविंदर सिंह का, वो इराक के उन हथियारों के लिए जिन हथियारों के दम पर अमेरिका ने इराक पे हमला किया था। आपको याद होगा कि रासायनिक हथियार हैं और ये हैं, और सद्दाम हुसैन हमेशा इनकार करता रहा। तो उसका ये था कि इराक और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, तो एक रॉ का कोई ऐसा बंदा जो ये बता सके, क्योंकि हो सकता है गुपचुप तरीके से सद्दाम हुसैन भारत को ये इन्फॉर्मेशन दे, भारतीय खुफिया एजेंसी को दे, तो उसके ज़रिए अमेरिका दुनिया को ये बता सके कि देखो हम गलत नहीं थे, क्योंकि इराक पे हमला करने के बाद भी कभी वो हथियार तो मिले नहीं। तो ये था कि शायद इनके ज़रिए कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे दुनिया को ये कन्विंस किया जा सके कि हमने अटैक गलत नहीं किया था इराक पर। इसके इस्तेमाल के लिए रविंदर सिंह का काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, और हालांकि वो कितना सक्सेसफुल रहा कितना नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इराक के ख़िलाफ़ आज भी अमेरिका वो सबूत नहीं दे सका कि इराक के पास उस तरह के हथियार थे जिनको बेस बनाकर इराक पे हमला किया गया था और सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया गया था। तो ये थी कहानी गद्दार जासूस की। इत्तेफाक